आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 8 का पार्ट 3। ठीक है, नेम है चैप्टर का डी व एफ ब्लॉक के तत्व। तो चलिए हम पढ़ते हैं डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व था, इसमें पार्ट 3 था। हमने पीछे कुछ पढ़ चुके हैं हम डी ब्लॉक के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों मतलब संक्रमण तत्वों के यौगिकों के बारे में। दो इसके जो इम्पोर्टेंट यौगिक है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे और पढ़ते हैं संक्रमण तत्वों के यौगिक। तो हेडिंग डाल दीजिएगा संक्रमण तत्वों के यौगिक। चलिए हम संक्रमण तत्वों के यौगिक को पढ़ते हैं। इसका पहला यौगिक जो होगा वो होगा संक्रमण तत्व का जो पहला यौगिक है, इंपॉर्टेंट यौगिक है ये, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें तो देखिए लिखा हुआ है कि संक्रमण जो यौगिक है संक्रमण का ये, ठीक है, यहाँ पे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट उसको बोलते हैं। और इस यौगिक का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र होता है K2Cr2O7। कितना होता है? K2Cr2O7। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। संक्रमण तत्व से बना यह यौगिक किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। संक्रमण तत्व से बना ये यौगिक नारंगी रंग का होता है। इस यौगिक को क्रोमेट या फेरोक्रोम या क्रोम आयरन या FeOCr2O3 के अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो इसको किसी भी अयस्क से हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे क्रोमेट से, चाहे फेरोक्रोम से, चाहे क्रोम आयरन से, चाहे आयरन ऑक्साइड क्रोमिल ऑक्साइड से। ठीक है, तो जिससे भी हम ये क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे किससे प्राप्त करेंगे, देख लीजिए ये दोबारा रिपीट हो गया इतना वर्ड, ये क्रोमेट या फेरोक्रोम। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देख लीजिए इससे प्राप्त करने के लिए कई पद आते हैं जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम कौन सा यौगिक ले रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे हमने यौगिक ले लिया है FeOCr2O3। आपका जो मन हो वो यौगिक आप ले सकते हो। देख लेते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले पद में सोडियम क्रोमेट बनाया जाता है। सबसे पहला जो पद होता है उसमें क्या होता है? सोडियम क्रोमेट बनाया जाता है। दूसरा पद, फिर निम्न पदों में सोडियम क्रोमेट प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो पदों में सोडियम क्रोमेट को प्राप्त किया जाता है, मतलब दो स्टेप करके ही सोडियम क्रोमेट हमें प्राप्त होता है। देखिए पहले हमने अपक्रिया करवाई किसके साथ? इसकी ऑक्सीजन के साथ। और इसके अणु कितने लिए हैं? 4। ठीक है, इसके अणु 4 लिए हैं, ऑक्सीजन के साथ इसकी अपक्रिया करवाई तो ये बन गया फेरस ऑक्साइड। ये बन गया क्या? क्रोमिल ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमेट ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो है हमारा, इसकी हमें प्राप्त क्या करना है? तो हमें प्राप्त करना है सोडियम क्रोमेट। क्या प्राप्त करना है? सोडियम क्रोमेट। तो हमने क्या किया, अपक्रिया करवा दी है इसकी। देख लीजिए अब हमें प्राप्त हुआ है ये। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा देंगे? सोडियम कार्बोनेट से करवा देंगे। ठीक है, और किससे करवा देंगे? ऑक्सीजन से करवा देंगे। इन दोनों से हम इसकी जो हमें प्राप्त हुआ है पहले उसमें स्टेप पे, उसकी अभिक्रिया हम किससे करवा देंगे? तो उसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे Na2CO3 से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के यहाँ 3 अणु है, उसके 4 अणु हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के। इन दोनों के अणुओं को लेकर के हम इसके साथ अपक्रिया करवाते हैं क्रोमेट के साथ। देखिए जब हम क्रोमेट के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो ये जो क्रोमाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमाइड के साथ जब अपक्रिया करवाएंगे, क्रोमाइड हमें प्राप्त होता है यहाँ पे। और क्रोमाइड की अपक्रिया हम किससे? सोडियम कार्बोनेट से और इससे ऑक्सीजन से करवाते हैं। जब हम इसके साथ करवाएंगे तो हमें मिलता क्या है? सोडियम क्रोमेट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम क्रोमेट मिलता है। और हमें 4 अणु इसी के साथ किसके मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या अणु हमारे उतने ही हैं। तो चलिए हम अणुओं को
देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 3 12, 12 हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 6, मतलब 12 और कितने, 6 और 6 कितने होते हैं, तो 12 6 18, 18 6 होते हैं 24, 24 इधर भी होने चाहिए, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 हुए, यहाँ पे कितने हुए, 8, 16 8 कितना होता है, 24, ये तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितने, 4Na2, तो देखिए सेम लिख दिया गया है 4Na2। Cr की बात करें, Cr हमारे पास है कितना, 2Cr2, ठीक है, मतलब कि Cr यहाँ पे 4 है, तो देखिए यहाँ पे आगे लिख दिया गया है 4, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब रिएक्शन हमारी कंप्लीट है। यहाँ पे लिखा है CO3 और यहाँ पे कितना लिखा है, 3O2, ठीक है। C मतलब कितने हुए, तो C हमारे पास यहाँ आगे 4 लिखा हुआ है, 4 है C, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया गया कितना, 4CO2, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट है, मतलब सही है। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। जब हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है तो हम सोडियम क्रोमेट के साथ अब क्रिया करवाते हैं। तो चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है, तो जब हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है तो हम उसके बाद लिखते हैं, इसके बाद ऊपर पद में प्राप्त सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाई क्रोमेट में हम बदल देते हैं, ठीक है। किसमें बदल देते हैं, सोडियम डाई क्रोमेट में। इसको बदलने के लिए हम इसकी क्रिया किसके साथ करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। इसके लिए निम्न पद काम में आते हैं तथा निम्न अभिक्रिया काम में ली जाती है। तो देखिए ये अभिक्रिया करवाई जाती है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है क्या, सोडियम डाई क्रोमेट, और बनता है सोडियम सल्फेट, और क्या बन जाता है, जल, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम डाई क्रोमेट बन जाता है दूसरी अभिक्रिया में। जब सोडियम डाई क्रोमेट बन जाता है तो हम इसकी अभिक्रिया आगे करवाएंगे किसके साथ, जब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, सोडियम डाइक्रोमेट। अब हम अंतिम पद है इसका, सबसे लास्ट मतलब तीसरा स्टेप है। तो लिखा है सोडियम डाइक्रोमेट जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम लिख देते हैं, इसके बाद अंतिम पद में जो ऊपर अपक्रिया से प्राप्त सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदला जाता है और इसके लिए निम्न क्रिया करवाई जाती है। इसके लिए हम इसकी क्रिया करवाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ। जब हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम, ठीक है, डाइक्रोमेट, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा 2NaCl, मतलब नमक, ठीक है। तो नमक हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अब देख लीजिए ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये देख लीजिए, ये नारंगी या लाल रंग का क्रिस्टल होता है और यह ठंडे जल में आंशिक रूप से विलय होता है, लेकिन अगर हम इसे गर्म पानी में डाल दें तो ये बहुत अधिक मात्रा में घुल जाता है, अर्थात गर्म पानी में ये आसानी से घुल जाता है। इसका चित्र देख लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट का फिगर, ठीक है। देखिए इसका कलर किस तरह से लग रहा है, हल्का नारंगी और रेड लग रहा है, मतलब कि इसका कलर जो होता है नारंगी और रेड में होता है, तो ये नारंगी है, ठीक है। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये इसका फिगर है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे वाले कंपाउंड की। संक्रमण तत्व का दूसरा इंपॉर्टेंट यौगिक है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो पोटेशियम जो परमैंगनेट है एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है KMnO4। यह प्रबल आक्षीकारक होता है और जल में घुलकर ये तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन मिला बनाता है। वैसे ये काला कलर का होता है, लेकिन जब ये घुलता है तो ये क्या करता है, गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। वैसे इसका कलर जो होता है वो काला या भूरा होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन बीजों की जीवन रक्षा ज्ञात करने के लिए गुणवत्ता युक्त मिश्रण है, ठीक है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो जलीय विलयन, जिसका इसका अगर हम जलीय विलयन बीजों की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए क्या काम में लाया जाता है। आगे बात करें दूसरे स्टेप की हम, तो देखिए ये आपको दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो ब्लैक कलर का है, ब्लैक या भूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लैक ही दिखाया गया, देख लीजिए ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है।
तो हम अब पोटेशियम परमैंगनेट की जो बनाने की विधि है उसको देख लेते हैं। तो ये किससे बनाया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाया जाता है किससे? पाइरोल्यूसाइड। पाइरोल्यूसाइड किसको बोलते हैं? तो पाइरोल्यूसाइड बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड को। किसको बोलते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड को ही पाइरोल्यूसाइड बोलते हैं। तो पाइरो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी विधि देख लेते हैं, इससे किस प्रकार से ये बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट की जो निम्न पदों में बनाया जाता है। ठीक है, पहले हम इसकी क्रिया किसके साथ करवाएंगे? क्षार के साथ, मतलब KOH के साथ करवा देते हैं या NaOH के साथ, जिसके साथ। लेकिन क्योंकि हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करना है, इसलिए हम इसकी क्रिया KOH के साथ ही करवाएंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं आगे स्टेप पे। पोटेशियम परमैंगनेट पाइरोल्यूसाइड, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसको वैसे बोलते हैं, से निम्न पदों से बनाया जाता है। पहले स्टेप में देखिए, अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इरेक्शन का चिन्ह आप लगा लीजिएगा। एक मिनट, ये दीजिए, यहाँ पे रिएक्शन का साइन लगा लीजिएगा। ठीक है, डॉट डॉट हमने कर दिया है, रिएक्शन साइन लगा दीजिए। देखिए, यहाँ पे ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम हिंदी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मन हो तो लिख दीजिएगा हिंदी, और न मन हो तो न लिखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे हिंदी में अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड या पाइरोल्यूसाइड की अपक्रिया जब हम KOH के साथ करवाते हैं, ये मतलब पहला स्टेप है इसका, तो हमें प्राप्त होता है K2MnO3, मतलब कि पोटेशियम डाई नहीं, ट्राई। ठीक है, पोटेशियम ट्राई मैग्नीज प्राप्त हो जाता है, और हमें प्राप्त क्या होता है? जल साथ में प्राप्त होता है। अब हम इसकी अपक्रिया K2MnO3 की, मतलब पोटेशियम ट्राई मैग्नीज की अपक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। जब हम इसके ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे तो ये प्राप्त हो जाता है क्या? 2K2Mn4। ठीक है, मतलब क्या? पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब हमें क्या प्राप्त हो जाता है? पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। हमें अभी प्राप्त हुआ पोटेशियम मैग्नेट। जब हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है तो जब हम इसकी क्रिया किसके साथ करवाते हैं? CO2 के साथ और जल के साथ। जब इसकी क्रिया हम CO2 और जल के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या प्राप्त हो जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पहले हमें प्राप्त हो जाता है पोटेशियम मैग्नेट, और जब हम इसकी क्रिया CO2 के साथ करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं, CO2 के साथ करवाते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो देख लीजिए इसकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है रिएक्शन इसके। 2K3K2Mn3, 3 अणु हम यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट के लेते हैं और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 अणु जल का। अब क्रिया करवाते हैं, बनता है 2K2CO3। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, और यहाँ पे बनता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, और हमारा जो आखिरी कंपाउंड, जो हमारा मेन कंपाउंड है, इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, यही है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस प्रकार हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। मतलब बनाने की विधि हमारी जो होती है, इस तरह से 3 चरणों में समाप्त होती है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे इसका ये रासायनिक गुण ही समझ लीजिए। एक तरह से यहाँ पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऑक्जेलिक अम्ल से जब पोटेशियम परमैंगनेट अपक्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए, जब ऑक्जेलिक अम्ल से पोटेशियम परमैंगनेट अपक्रिया करता है तो अपक्रिया होती ये है पोटेशियम परमैंगनेट। हम ये किसके साथ अपक्रिया करता है? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र ये है, और साथ में किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब अपक्रिया करता है तो हमें प्राप्त क्या होता है? तो रिएक्शन का साइन यहाँ पे बना लीजिएगा। तो हमें प्राप्त हो जाता है मैग्नीज सल्फेट। क्या प्राप्त हो जाता है? मैग्नीज सल्फेट, और कार्बन डाइऑक्साइड और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, देख लीजिए, अणु बराबर है 2 4 8 5 4 5 को 20, तो 8 20, 8 5 को 20, 20 8 28, 28 12, 28 12 40। ठीक है, इधर देखते हैं, 10 2 20, 20 2 4 8, 20 8 28, 28 4 कितने हुए? मतलब बैलेंस नहीं है, एक मिनट पहले हम बैलेंस देख लेते हैं।
अच्छा ये है नीचे। हाँ, 8 अणु साथ में किसके बनते हैं? जल के बनते हैं। ठीक है, तो 28 8 कितने होते हैं? 8 8 16। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 2 अणु है, यहाँ पे 4 अणु ऑक्सीजन के, 4 दूनी 8 हो गए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो कितने हो गए? 20 हो गए। यहाँ पे कितना हो गया? 3, यहाँ पे 4 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो 12 8 कितने होते हैं? 20, और 20 20 कितने होते हैं? 40। मतलब इधर भी अगर अणु आएंगे 40 तो हमारी यह प्रक्रिया क्या है? सही है। चलिए इधर चेक कर लेते हैं। इधर चेक करेंगे 10 2 20। ठीक है, यहाँ पे करेंगे K2SO4 में, तो ये 4 अणु है इसके। यहाँ पे करेंगे तो हमारे 8 अणु हो जाते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 8 हो जाते हैं। अब इनको गिन लेते हैं, तो 8 28 4 28 2 20। हाँ, यहाँ पे भी कितने हुए? 40 अणु हुए। मतलब अभिक्रिया जो है वो हमारी क्या है? करेक्ट है दोनों साइड की। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ लिया पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। अब हम पढ़ते हैं यफ ब्लॉक तत्व के बारे में। तो यफ ब्लॉक तत्व के बारे में बात करते हैं। हेडिंग है अगली हमारी यफ ब्लॉक के तत्व, जिन्हें बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व इन्हें कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये तत्व जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन यफ कक्षक में जाता है, उन तत्वों को यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यफ ब्लॉक के तत्वों में आखिरी इलेक्ट्रॉन या आने वाला इलेक्ट्रॉन N-2 यफ कक्षक में जाता है, अर्थात इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन यफ ब्लॉक में जाता है, और इसलिए इन तत्वों को यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये आज आखिरी कक्षक किसमें प्रवेश करते हैं? N-2 में। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, और यफ ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक में प्रवेश करता है। यफ ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व दोनों को कहते हैं, डी को और एफ को, दोनों को, लेकिन इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं और डी ब्लॉक को केवल संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यफ ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व 4F या 5F कक्षक में प्रवेश कर सकते हैं, और इन तत्वों के आखिरी इलेक्ट्रॉन के 4F या 5 कक्षक में प्रवेश करने के आधार पर इन तत्वों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला एल्थेनाइड, दूसरा क्या होता है? एक्टिनाइड। ठीक है, यफ ब्लॉक तत्वों को नीचे प्रदर्शित किया गया है, अर्थात यफ ब्लॉक में निम्न तत्वों को रखा जाता है। वो देखिए श्रेणी नीचे बनी हुई है। पहली वाली जो ऊपर श्रेणी है इसे बोलते हैं लैंथेनाइड, और जो ये हमारी सेकेंड श्रेणी है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये श्रेणी पूरी हमारी दी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे इसको। चलिए हम पहले आगे और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे यफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 यफ से 1 से 14 तक होते हैं। जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्लॉक तत्वों में टोटल कितने होते हैं? 14। तो N-2 F 1 से 14 या N-1 D 0 से 1 Ns² होता है इसका आखिरी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह यफ ब्लॉक के तत्वों का संयोजकता कक्षक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को समान संयोजकता कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जेनान Fe, ठीक है, Fe तक मतलब जितना जेनान तक होता है, बाकी वहीं तक इतना पूरा जितना जेनान का होता है सेम वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी होता है पहले नंबर का, और बाकी इसके बाद ये लगा दिया जाता है। ठीक है, तो F4F 1 से 14, 5D 0 से 1 और 6 2 इसका क्या होता है? लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। वहीं पे एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है रेडान। ठीक है, आर्यन तक होता है, और आर्यन के बीच में, आर्यन के बाद में यहाँ तक F1 1 से 14 तक, 6D 0 से 1 तक, मतलब 1 से लेके 14 तक जाते हैं, और 6D 0 से लेके 1 तक भरे जाते हैं, और 7S2 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अभी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी पढ़ेंगे। पहले हम इनके थोड़ी से बारे में पढ़ लेते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में। लैंथेनाइड की बात करें तो यफ ब्लॉक के वे तत्व जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4 कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिनका क्या होता है?
4F कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। इनमें सेरियम से लेकर लुटेटियम तक वाले सभी तत्व शामिल होते हैं। ऊपर चित्र में इन्हें ऊपर वाली लाइन के अनुसार रखा जाता है। देख सकते हैं इन्हें सीरियम से एल्यू तक रूप में दर्शाया गया है। अभी आपको पीछे टेबल दिखाई गई थी।